नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा ने की है। और क्या कुछ हुआ इस बैठक के दौरान, क्या कुछ निर्णय लिए गए, बता रहे हमारे संवाददाता अजय चौहान। बैठक ठीक है। बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होना है। उससे पहले ही जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, वहां पर कार्यकारिणी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखना भी होगा कि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव होने हैं, क्योंकि अभी 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन हरियाणा की आज कार्यकारिणी की बैठक की गई, उसमें बड़े नए फैसले लिए गए हैं। क्योंकि बता दें जिस तरह से जो और पहले सांसद रहे हैं या उनके बेटे या उनके विधायक जो रहे हैं, उनको शायद टिकट करने का भी नौबत आ सकती है, क्योंकि नए चेहरों को तानने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा में जो हरियाणा में है, क्योंकि लगातार दोनों पार्टियां, तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी उसमें कूदी हुई है, क्या कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी कौन किसके सत्ता आएगी, क्योंकि लगातार सवाल है। आखिरकार बीजेपी ने जो कार्यकाल किया है, क्योंकि बीच में ही उन्होंने अपने सीएम भी बदल दिया गया था, लेकिन आज जो कार्यकारिणी की बैठक की गई है उसमें नया फैसला सामने आने वाला है। क्योंकि लगातार जिस तरह अमित शाह ने आज बैठक की, क्योंकि बहुत बड़ी बैठक की गई है कि आखिरकार किन किन चेहरों को दिया है, कहां पर उतार जाए, क्योंकि इस समय त्रिकोणीय चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी भी अपना दमदम लगी है, क्योंकि उससे पहले भी जो लोकसभा चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां काफी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो वहीं कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ आईएमए ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है आईएमए द्वारा, बता रहे हमारे सहयोगी जूही। मेडिकल कॉलेज के मामले जो है लगातार जो है उसने तूल पकड़ रखा है, और जब से यह वारदात हुई है इस पर सियासत के साथ साथ प्रदर्शन भी लोगों का देखा जा रहा है और डॉक्टरों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। वहीं अब इसको लेकर जो है आईएमए ने जो है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता जो है रद्द कर दी है। वहीं अगर देखें तो जांच जो है सीबीआई ने अपने हवाले कर ली है और जांच जो है इसकी लगातार जारी है। वहीं हम देखें तो हाल ही में जो है बीजेपी की ओर से प्रदर्शन भी किया गया था, जिसमें कई सारे बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया था। लेकिन अब इसमें एक और हैरत कर देने वाली जो जानकारी ये है कि ममता सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर वो ये कह रही है कि अगर बंगाल जो है इस हिंसा में जलता है तो इसकी आग जो है, इसकी आग की लपट पड़ोसी राज्य, बात कर ले बिहार, उत्तर प्रदेश जो है तमाम जगहों पर सुलगेगी और दिल्ली में भी जो है इसकी लपटें देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, अब अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में भी जो प्रशासन है, सरकार है, उन्होंने अस्पताल में जो व्यवस्थाएं है उसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। तमाम आने जाने वाले लोगों पर जो है नजर रखी जा रही। तो जिस तरीके से हम देखें आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मामले ने तूल पकड़ा है, लगातार इस पर अस्पतालों पर निगरानी रखी जा रही है और ये मामला जो है ठंडे बस्ते में जाने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार इस पर सरकार पर जो है हमलावर है लोग, डॉक्टर्स हमलावर है, तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां भी निशाने पर ले रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो बंगाल में भी ममता सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सदस्यता कार्यक्रम की कार्यशाला की शुरुआत की गई है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं इंडिया वॉइस उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का जनाधार जिस तरीके से घटा था, अब उसको कैसे वापस बढ़ाया जाए, इसको लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और कई तरीके के अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। और इसी के चलते बीजेपी 2 सितंबर से अपना सदस्यता अभियान जो है उसको शुरू करने जा रही है। इस सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। आज भी बीजेपी की तरफ से अलग अलग जो मोर्चे हैं उनकी बैठक की गई। अल्पसंख्यक मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो या फिर बीजेपी की बैठक हो, उसमें की गई। तो इसमें इस बात को तय किया गया कि आखिर किस तरीके से जो 2 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है उसको सफल बनाया जाएगा। यूपी के अंदर 2 करोड़ लोगों को बीजेपी के साथ में सदस्यता अभियान के दौरान जोड़ने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है और इसी को लेकर सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी, उन सभी को लक्ष्य दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र से बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको बीजेपी के साथ में जोड़ें, ताकि आने वाले समय में चाहे उपचुनाव हो या फिर 2027 का विधानसभा चुनाव हो, उसमें बीजेपी अपने खोए हुए जनाधार को वापस पा सके और जो सीटें बीजेपी अभी नहीं जीत पाई है उनको वापस से जीत उसमें दर्ज कर सके। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है
और बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप और हत्या की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है मायावती ने, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। बसपा प्रमुख मायावती ने देश में होने वाले महिला अपराध को लेकर दुख और चिंता जताई है और नसीहत किया है कि केंद्र व राज्य सरकार इस पर राजनीति करने के बजाय कठोर कार्रवाई करे, जिससे महिलाओं के साथ होने वाले हत्या रेप मामलों पर रोक लग सके। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि देश के बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी में कई ऐसी दुर्दांत आपराधिक वारदातें महिलाओं के साथ हो चुकी हैं, जिससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर मायावती ने यह भी कहने की कोशिश की है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र में हुए महिलाओं के साथ हत्या और रेप मामले पर सिर्फ सियासत हो रही है, इस सियासत से राजनीतिक दलों को बाज आना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को इन मामलों में ठोस और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ऐसे घृणित अपराध न घटित हों। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती का यह कदम कितना सराहनीय है, यह अलग बात है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि महिला पहलवानों के साथ कथित यौन शोषण के मामले में आज बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई हुई है। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, बता रहे हमारे सहयोगी अजय। पूर्व सांसद बीजेपी के नेता लगातार कहीं न कहीं सुर्खियों में रहे हैं। बताते कि आज यूथ उत्पीड़न के मामले में हाईकोर्ट गए, उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगे उन सभी को रद्द किया जाए, लेकिन क्योंकि पहलवानों ने, जो महिला पहलवान थी, दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी लंबे समय तक ये चलता रहा, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि जब मेरे कोई ऊपर आरोप ही नहीं साबित हो पाया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि 6 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन एक का भी अभी तक सबूत सामने नहीं आया। इसलिए बृजभूषण हाईकोर्ट गए, वहां पर अपील की कि जो भी मुकदमे मेरे ऊपर है उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, लेकिन लगातार बहस के बाद हाईकोर्ट ने अगली तारीख उनको दी। अब देखना होगा कि अगली तारीख को, अगली जो 26 सितंबर है, सितंबर को क्या सुनवाई होगी, उसमें क्या बृजभूषण को राहत मिल पाती है या नहीं पाती, क्योंकि लगातार जो हरियाणा के काफी पहलवान मौजूद रहे यहाँ पर, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे साथ उस समय जब बृजभूषण अध्यक्ष थे तो हमारे साथ यौन शोषण किया गया, हमारे साथ बलात्कार तक की भी किया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से सामने आता है, अब देखना होगा कि कोर्ट साबित करेगा कि आखिरकार जो मुकदमे सामने है, क्योंकि बृजभूषण साफ साफ कहा अगर मैं दोषी हूं तो मैं जेल जाने के तैयार हूं, लेकिन सबूत होने चाहिए, क्योंकि सबूत अभी तक जो पहलवान महिला है उनकी तरफ से पूरे नहीं दिए गए हैं, नहीं सामने है। लेकिन ये जरूर है कि राहुल कोर्ट के अंदर बयान दर्ज कराए गए थे, उनके माध्यम से एफआईआर भी की गई थी। अब देखना होगा कि बृजभूषण के अगली तारीख में रिहा हो पाएंगे या फिर आगे की फिर उनको तारीख मिलेगी, या फिर जो यौन शोषण के जो उनका आरोप लगे वो सिद्ध होंगे। अब थोड़ी बात है कि आखिरकार अभी तक इस मामले में कोई भी बृजभूषण को राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं और इसी कड़ी में निषाद पार्टी ने भी विधानसभा उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। यानी कि चुनाव की रस्साकसी भी शुरू हो गई है और सभी समीकरणों को और पार्टी के चुनाव प्रभारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और उनके सहयोगी दल के बीच रस्साकसी तेज हो गई है। निषाद पार्टी ने प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव खेलते हुए 10 सीटों पर प्रभारी भी घोषित कर दिया है। इससे कहीं न कहीं बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच कला भी देखने को मिल सकती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सपा, बसपा, बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जहां एक तरफ अकेले ही 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों की कमान अपने हाथ में ले रखी है और पूरी तैयारी भी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ
सुभाषपा और रालोद ने अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर आवाज़ नहीं उठाई है। वहीं निषाद पार्टी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहले ही मझवा और कठेरी सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने का बयान दे चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनते देख एक बार फिर से निषाद पार्टी ने प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव खेला है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जयपुर से है, जहां राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुलदीप। समिट 2024 का आगाज आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंबई से करने वाले हैं। मुख्यमंत्री आज जयपुर में कई बैठकों के बाद मुंबई रवाना हुए हैं और जहां पर मुख्यमंत्री जहां रोड शो करेंगे और राजस्थान में तमाम उद्यमियों को न्योता देंगे कि राजस्थान में आए और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके सभी राजस्थान से जुड़े और राजस्थान में तमाम जो सुविधाएं दी जा रही है अब उद्यमियों के लिए साकार साबित होगी। हालांकि मुख्यमंत्री सुबह पुलिसिंग कार्यप्रणाली को लेकर एक बैठक में शामिल हुए, उसके बाद सीधे वो मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री अपने रूटीन चेकअप के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कई अनियमितताएं अस्पताल में पाई गई थी। उसके बाद लोगों से मिले और उनकी शिकायतों पर गौर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री मुंबई जा रहे हैं वो कार्यक्रम 9, 10 और 11 दिसंबर को आयोजित होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जयपुर में ये एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जहां पर तमाम इन्वेस्टर्स को भारत और खासतौर पर राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए न्योता दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर दुर्ग से है, जहां प्रॉपर्टी टैक्स में धूलापाली को लेकर बीएसपी नेता की संपत्ति को कुर्क किया गया है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी श्रीकांत दास। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के बड़ा खेल चल रहा है। टैक्स की बात करें तो यहाँ पर ब्लाई स्टील प्लांट के ऊपर लगभग 500 करोड़ के आसपास का टैक्स बकाया है। वहीं जीडीआर कॉलेज एवं स्कूल सोसाइटी के ऊपर भी लगभग 50 करोड़ से ऊपर का टैक्स बकाया है। ऐसा इल्जाम यहाँ के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने लगाया है। आपको बताते चले कि जब भोजराज सिन्हा से बात की गई तो मीडिया से बताया गया कि लगभग यहाँ पर करोड़ों का टैक्स बकाया, जिस पे अधिकारी यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर ये सारे टैक्स आ जाते हैं तो नगर निगम फिर से 20 साल पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा और अपने कर्मचारियों को सही समय में भुगतान कर पाएगा और शहर की जो विकास कार्य रुकी हुई है उस पर पैसा लगाया जा सकता है। आपको बताया चले कि रुंगटा कॉलेज के ऊपर लगभग 50 करोड़ से ऊपर का बकाया है। वहीं पर रुंगटा कॉलेज का कहना है कि हम B1 कैटेगरी में आते हैं एजुकेशन के, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स का कहीं भी प्रावधान नहीं है। वहीं पे हमारे द्वारा जब नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क किया गया, उनसे बात की गई, तो उनका कहना था कि इसके लिए जांच कमेटी की गठित कर दी गई है। जांच कमेटी की जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आपको बताया चले कि यहाँ पे शंकराचार्य जो कॉलेज है वो करंट ईयर का अपना टैक्स पटा देती है, परंतु उसके ऊपर लगभग 12-15 करोड़ के आसपास का टैक्स बाकी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पूरा कहीं न कहीं हेर फेर का मामला नजर आ रहा है। ऐसा कहना नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा का है। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वाइज के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को बीएसपी ने मेरठ का सेक्टर इंचार्ज बना दिया है। यानी कि नेता भारतीय जनता पार्टी के और इंचार्ज बीएसपी के यानी बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन ये क्या कुछ पूरा माजरा है, क्या पूरा मामला है, बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख। भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अब मेरठ के भाजपा नेता योगेंद्र जाटव को पदाधिकारी बनाया था, जिसमें योगेंद्र जाटव ने पद ठुकराते हुए कहा कि मैं भाजपा में हूं और एक भाजपा का सच्चा सिपाही हूं, मैं भाजपा में ही रहूंगा। आपको बता दें योगेंद्र जाटव पहले बसपा में मंत्री भी रहे हैं और इसी चीज को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बता दें बसपा से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती इस चीज को लेकर के काफी परेशान है और इन्होंने योगेंद्र जाटव को बिना बताए उनको पदाधिकारी बनाने की सूची जारी की थी।
जिसमें योगेंद्र जाटव से हमने बात करने की कोशिश की। योगेंद्र जाटव ने साफ तौर पर बात करने से इनकार कर दिया। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सफी की रिपोर्ट। तो रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सीजीएम कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन क्यों, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। मिर्जापुर के थाना जिगना के कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज कराने का आदेश हुआ है। वही बता दें कि कुछ दिन पहले एक पीड़ित थाना जिगना के गांव में जो कि थाने पर गया था अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। उसकी जो जमीन है विवादित जमीन है, जो कि उसका विपक्ष पार्टी जबरन उसका कब्जा कर रहे हैं। वही एप्लीकेशन देने के बाद थाना अध्यक्ष ने बोला है कि सुनवाई जल्द से जल्द आपको न्याय मिलेगा, करेंगे। पर क्या था कि जो कुछ ही दिन बीतता है, जो विपक्ष पार्टी था, विपक्ष पार्टी के साथ में जो वहाँ के हल्का के दरोगा है और 4 सिपाही है और इंस्पेक्टर मिलकर जो है कि जबरन जो पक्ष का जो जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था उसका जो है कि जबरन खेत जो है जोतवा दिया। वही बता दे पीड़ित इतना परेशान हो गया कि जो है कि फिर गुहार लगाने के लिए थाने में गया, तो थाने के इंस्पेक्टर और सिपाही और उसके पक्ष जो आदमी था जिन्होंने एप्लीकेशन दिया उसके घर में जाकर गाली गलौज कर भी किया। उसके ऊपर मुकदमा और एफआईआर कर दिया जाए। पूरे थाना के जो थाना अध्यक्ष है जिगना के और उनके साथ जो हल्का के दरोगा है और उनके साथ 4 सिपाही, कुल मिलाकर 6 लोगों के ऊपर मुकदमा और एफआईआर दर्ज कराने का कोर्ट से आदेश हो चुका है। अब देखना ये बात है कि जो कि इन सब इंस्पेक्टर और ऐसे थाना अध्यक्ष के ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई कोर्ट करती है। मिर्जापुर से कमलेश में इंडिया वॉइस के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने कैंपस का घेराव किया है। लेकिन क्यों, वजह क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी श्रीकांत दास। रुंगटा कॉलेज में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा काफी उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि कॉलेज प्रबंधक के द्वारा यहाँ पर शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर छात्रों को काफी परेशान किया जाता है। जिस छात्र का अटेंडेंस शॉर्ट होता है उससे 5,000 से लेकर के 10,000, 25,000, 30,000 तक का अवैध वसूली रुंगटा कॉलेज के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर युवा मोर्चा के द्वारा जब कॉलेज परिसर में गए काफी नारेबाजी की गई। उनका साफ तौर पे कहना था कि हमें यहाँ के प्रबंधक चेयरमैन से मुलाकात करनी है और अपनी बातों को रखना है। वहीं पे रुंगटा कॉलेज के जो चेयरपर्सन थे संजय रुंगटा, उनका कहना था कि वो उनकी आंखों में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सकते। तो 3 लोगों को लगभग उन्होंने अपने केबिन में बुलाया, लेकिन वहाँ पर युवा मोर्चा जो वहाँ पर प्रदर्शन करी थी, पूरे प्रदर्शनकारी उनके केबिन में चले जाते हैं और अपनी। तो अगली खबर बलौदाबाजार से है, जहां फर्जी हॉस्पिटल खोलकर गरीबों के जीवन के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी संदीप महेश्वरी। मौसम में बीमारियां बहुत तेजी से फैलती है और यहाँ पर जिले में ऐसे इंटीरियर है गांव, वहां पर झोला छाप डॉक्टर जो है फर्जी क्लिनिक गांव-गांव में कुकुर मुत्तों की तरह फैल जाते हैं। आज जिला प्रशासन कलेक्टर दीपक सोनी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश अवस्थी को निर्देश दिया कि गांव-गांव में शिकायत मिल रही है कि बहुत सारे फर्जी क्लिनिक बिना अनुमति के चलाए जा रहे हैं। तो आज जांच की गई, उसमें 12 ऐसे क्लिनिक निकले जिसमें 10 बिस्तर के अस्पताल थे जिनके पास किसी प्रकार का कोई भी कागज नहीं मिला। इन सभी 12 क्लिनिकों को सील लगाया गया और इनसे पूरे डॉक्यूमेंट मांगे गए कि आप किस। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस वक्त भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से वहां के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो वहां के हालातों के बारे में, वहां की हालत के बारे में, वहां की सभी स्थिति और तस्वीरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। क्योंकि मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में भारी से भारी वर्षा देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से लगातार उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिली, जिसके कारण कई रास्ते भी अवरुद्ध चल रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है और इस बार येलो अलर्ट जारी किया गया है। और साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड के 4 जिले ऐसे हैं देहरादून सहित जिनमें भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर चारों ही जिलों में कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और साफ तौर पर तो अगली खबर मैनपुरी से है, जहां भारी बारिश की वजह से मकान गिरने की वजह से 3 महिलाओं की मौत हो गई। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। बिचमा थाना क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश होने के चलते 2 मंजिला
मकान गिर गया है, जिसके मलबे में दबने से 3 महिलाओं की मौत हो गई है। तीनों महिलाएं घर में खाना बनाने का कार्य कर रही थीं। अचानक भरभरा के पूरा मकान धराशायी हो गया। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग और ग्रामीणों ने मदद के लिए दौड़े, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और तीनों महिलाओं का मलबे में दबने से मौत होने के बाद परिवार के लोग का कहर टूट पड़ा है। तो वहीं पर तो अगली खबर हापुड़ से है, जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। से है जहां हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, सिंबावली थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले ही 1 दर्जन गौ कत्ल की गई थी। 1 दर्जन गौ वंशों को काटा गया था। इसके बाद संपूर्ण जिले में हड़कंप मच गया था। हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद हापुड़ पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गौकसी करने वाले 2 गौकसों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिनका अगली खबर महोबा से है, जहां एक हत्या के मामले में फरार बदमाशों का पुलिस से मुठभेड़ हो गया। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शारिक नवाज। हुए हत्याकांड का पुलिस के द्वारा आज खुलासा किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रणव गुप्ता के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज जानकारी दी गई है कि ओवरटेक को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और 3 युवकों के द्वारा गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई थी। आज पुलिस के द्वारा रात के 3 युवकों को रोका गया। युवक न रुककर पुलिस पार्टी पर ही उन्होंने फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर युवकों को मुठभेड़ करके गिरफ्तार किया, जिसमें अगली खबर मिर्जापुर से, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन क्यों, बता रहे हमारे संवाददाता कमलेश। में एक ऐसा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मिर्जापुर के पूरे शहर में प्रीपेड मीटर बिजली का लगने लगा है। वहीं बता दें कि मिर्जापुर के आम आदमी पार्टी के लोगों ने विरोध जताया और इसके लिए जुलूस निकाला है। वही बता दें कि इनकी मांग है प्रीपेड मीटर को यहाँ बंद की जाए, क्योंकि प्रीपेड मीटर धांधली का जरिया बन गया। इसी पर आक्रोशित हुए जिला अध्यक्ष के साथ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सहित जो है कि नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट में जाते हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हैं कि ज्ञापन सौंपने के बाद कि इस मीटर को यहां से बंद कर दी जाए। अभी तो वहीं रायबरेली में हुई हत्या को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने उस पत्र में, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। को दलित युवक अर्जुन पासी की हुई हत्या के मामले ने लगातार तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी अगर बात करें राजनीतिक संगठन की, तो उनके द्वारा अर्जुन पासी की हत्या के मामले में परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके द्वारा प्रतिनिधिमंडल भी भेजे गए हों, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की। यहाँ तक कि नेता विपक्ष राहुल गांधी भी अर्जुन पासी के घर पहुंचकर उसको सांत्वना दिलाया और न्याय दिलाने की बात कही थी। उसी के क्रम में आज राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। तो फिलहाल रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।